तो एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। एक तो सबसे पहले तो बेटा आपकी जब भी क्लास होती है तो आपको जब भी कोई भी दिक्कत आए तो आप माइक ऑन करके मुझे बता सकते हो, और जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तब तक आपने माइक ऑफ रख सकते हो, क्योंकि ताकि रेजोनेंस ना हो। तो अपने 21 स्टूडेंट इस क्लास से जुड़ चुके हैं। अब आप देख लीजिए कि आपके टोटल की इतने स्टूडेंट हैं, उसमें के केवल 21 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। 110 का एनरोलमेंट हो चुका है, मतलब पीसीएम अपने तीनों इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों ब्रांचों की क्लास ले रहे हैं एक साथ, तब जाके केवल 22 लोग जुड़े हुए हैं। कितने वो हो जबकि आपके क्लास ले रहे हैं। और कोई सर आपकी और कोई क्लास हो रही है आपकी अभी, और किसी की ऑनलाइन हो रही है, और सब्जेक्टों में किसी की ऑनलाइन हो रही है आपकी क्लास? अच्छा, चलो कोई नहीं, जो भी हो रहा है जो अच्छी बात है। बेटा अपना माइक बंद कर लीजिए। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया ये आपको पता होना चाहिए। हमने अब तक जो वेव है, हमारी तरंग है, उनका हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, वर्गीकरण पढ़ लिया था। ये आपको पता होना चाहिए कि वर्गीकरण हमने किस प्रकार पढ़ा था। कि माध्यम के आधार पर हमने तरंगों को दो भागों में बांटा था। नंबर 1 यांत्रिकी तरंग है, और नंबर 2 विद्युत चुम्बकीय तरंग है। फिर हमने कंपन के आधार पर, जो बेटा कंपन के आधार पर हमने तरंगों को भी दो भागों में बांटा था। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग है, और नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंग। बेटा संदीप अपना माइक ऑफ रखिए। सभी माइक बंद कर लीजिए अपना, मेरी बात सुनिए। तो कंपन के आधार पर भी हमने दो भागों में बांटा था। ये बेटा यांत्रिकी तरंगों के ही भाग है, जो हमने तरंगों को दो भागों में बांटा था, यांत्रिकी तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो यांत्रिकी तरंगों को कंपन के आधार पर दो भागों में बांटा है। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग, और नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंग। और तीसरा हमने बांटा था ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा संचरण के आधार पर। नंबर 1 प्रगामी तरंग है, और नंबर 2 अप्रगामी तरंग। तो आज हम जो ऊर्जा संरक्षण के आधार पर जो भी तरंगों का वर्गीकरण किया था वो भागों में, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि प्रगामी तरंगें क्या होती है, अप्रगामी तरंगें क्या होती है। इससे पहले बेटा मैंने आपको, बेटा ये माइक ऑन करिए अंकित, अपना माइक ऑन। सभी कोई भी कुछ भी बात करो घर पे, अपने माइक ऑन रखिए। मनीष, मनीष माइक ऑन ऑफ करिए आपका। गौरव, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है और लोगों को होता है डिस्टरबेंस। गौरव, मैं यहाँ से आपको डिस्कनेक्ट कर दूंगा फिर अगर आप नहीं सुनोगे तो। चलिए, तो मैं कह रहा हूँ कि हमने उससे पहले कुछ एक रिलेशन पढ़े थे। तो मैं आपको एक रिलेशन के बारे में बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप इस पे हाईलाइट दीजिए। ये वाला जो मेरा, जहां पर मेरा पेन चल रहा है स्क्रीन पर, आपको ये दिख रहा होगा कि ये ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, और 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है बेटा? आवर्ती। आवर्ती एफ बराबर 2 पाई एफ। तो ये मेरा एक रिलेशन था, यानी ओमेगा कोणीय आवर्ती बराबर 2 पाई एफ, जहां ओमेगा क्या रहती है? कोणीय आवर्ती, और एफ क्या होती है? आवर्ती। तो बेटा ये हमारा एक रिलेशन था तरंग दैर्ध्य, तरंग वेग और आवर्तकाल के बीच में एक रिलेशन था, लैम्बडा बराबर v इंटू टी। ये एक रिलेशन था। और एक हमने ये भी पढ़ा था कि तरंग वेग v बराबर, भी एक रिलेशन ये भी पढ़ा था, तरंग वेग v बराबर, ये हमने सिद्ध किया था पिछली क्लास में कि तरंग वेग v बराबर क्या होता है बेटा? ओमेगा अपॉन के। ये भी हमने एक रिलेशन सिद्ध किया था। तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या क्या है। अगर मैं इस v को यहां पर रख दूं तो बेटा क्या हो जाएगा? लैम्बडा बराबर ओमेगा अपॉन के इंटू टी। और हमको पता है ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ इंटू टी बटे के, और के बराबर क्या होता है? 2 पाई लैम्बडा। तो वही रिलेशन वापस आ जाता है। तो ये रिलेशन है, आपस में एक दूसरे से क्या हो जाता है? इंटरचेंज। तो आपकी बुक में भी दिया गया है
आपस में इनको रिलेट करना। तो ये रिलेशन आपको बहुत पिछली क्लास में जो मैंने आपको रिलेशन बताए, ये रिलेशनों को आप याद रखिए कि ओमेगा बराबर कोणीय आवर्ती बराबर 2π/t होती है और 1/t बराबर आवर्ती होती है, तो ओमेगा बराबर 2π/f। तो आप क्लास में लिख भी सकते हो कि ये ओमेगा कोणीय आवर्ती है और एफ है जो आवर्ती है। इसका मतलब कोणीय आवर्ती और आवर्ती के बीच में एक रिलेशन है ओमेगा बराबर 2π/f। और ये जो रिलेशन है वो तरंग दैर्ध्य और आवर्तकाल के बीच में कह सकते हैं, या तरंग दैर्ध्य और तरंग वेग के बीच में कह सकते हैं। तरंग वेग की मैंने परिभाषा बताई थी कि 2π दूरी तय करने में जितना भी समय लगता है, जितना भी एक वो लगता है, वो क्या कहलाती है? तरंग वेग कहलाती है। या दूसरी तरंग वेग बराबर ओमेगा बाई के, जो हमने सिद्ध किया था कि कोई हमारी तरंग है या नहीं है। एक समीकरण लिया था हमने y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, उससे हमने सिद्ध किया था कि ये तरंग है या नहीं है। तब हमें एक रिलेशन आया था बेटा, उससे एक जनरल इक्वेशन लिखते थे d2y/dt² बराबर v² बराबर d2y/dx²। इस इक्वेशन के द्वारा हम सिद्ध करते थे कि हमारी कोई दिया गया समीकरण वेग है, दी गई जो समीकरण है वो वेव है या नहीं है। जहां v² था, स्क्वायर को बोला था हमने वेलोसिटी, किसकी? वेग की, यानी तरंग की कितनी वेलोसिटी है वो है ये, वही तो v है। कोई भी तरंग की कितना वेग है, यानी यही है तरंग वेग। तो v बराबर ओमेगा बाई के। तो आज हम नेक्स्ट उसमें कर रहे हैं बेटा, अपने पास है समतल प्रगामी तरंग समीकरण, ये निकालना है। तो बेटा ये आपको आपकी बुक में तो बहुत कम दे रखा है, क्योंकि आपके मेनली अप्रगामी तरंग पर जोर दिया गया है, लेकिन प्रगामी तरंगों को भी समझना बहुत जरूरी है, तभी आप अप्रगामी तरंग को समझ पाओगे। क्योंकि अप्रगामी तरंग से ही समझ आएगी, तभी अप्रगामी तरंग समझ आएगी। इसलिए मैं पहले प्रगामी तरंग को बताना बहुत जरूरी है। मैंने बेटा पिछली क्लास में एक इक्वेशन बताई थी आपको, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, एक इक्वेशन बताई थी। और इस इक्वेशन को भी हमने सिद्ध किया था कि या ये वेव है या नहीं है, एक तरंग है या नहीं है। व्यापक समीकरण से हमने सिद्ध किया था। तो हमें एक रिलेशन आया था कि सिद्ध करने पर हमें पता लगा कि ये जो हमारी जनरल इक्वेशन बताई थी d2y/dt² बराबर v² बराबर d2y/dx² का पालन करती है। तो हमने कहा था कि एक वेव है। अब जहां बेटा ये ओमेगा टी माइनस के एक्स थी, वहां पर हमने देखा था कि ओमेगा कोणीय आवर्ती थी, टी समय था, के तरंग संचरण नियतांक था, एक्स जिस दिशा में हमारी वेव जा रही थी। एक चीज और हमने बताई थी कि वेव को हम किस प्रकार पहचानेंगे कि वेव हमारी एक्स डायरेक्शन में जा रही है या वेव हमारी माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो एनीबॉडी, किस किस के आधार पर हमने वेव को पहचाना कि वेव हमारी एक्स डायरेक्शन में जाएगी, तो हमारी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, और वेव हमारी माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएगी तो वेव क्या होनी चाहिए। उसके लिए कोई इक्वेशन, तरंग का इक्वेशन समीकरण बताया था, किस प्रकार पहचानेंगे? एनीबॉडी कोई बताएगा मुझे? कोई भी बताइए अपना माइक ऑन करके। हाँ भाई रोहित। हाँ भाई मनोज। यस वेरी गुड योगेश। योगेश ने बताया था कि इक्वेशन जो बताई थी, यदि ओमेगा और के जो हम क्या देखेंगे, साइन देखेंगे। यदि दोनों के साइन एक जैसे हैं, यानी दोनों को या तो माइनस माइनस है या दोनों का क्या है, प्लस प्लस है, तो हमारी कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? वो माइनस एक्स डायरेक्शन में। और यदि ओमेगा व के जो चिन्ह है वो क्या है, विपरीत है, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमारी जो वेव की जो दिशा थी वो कौन सी दिशा होगी बेटा? प्लस एक्स, राइट। तो जो बेटा मैंने ये समीकरण, अब मैं जैसे इसको बता रहा हूँ कि जो मेरी प्रोग्रेसिव वेव है, इसके लिए मैं एक समीकरण ले रहा हूँ, y बराबर मैंने आपको ये ली थी a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ये हमने बेटा एक इक्वेशन लेके चले थे।
देखो मैं इसी को वापस लिख रहा हूं थोड़ा सा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारी एक इक्वेशन थी, बेसिक इक्वेशन। तरंग की कौन सी थी? ये एक व्यापक इक्वेशन है बेटा, ये हमारी एक इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को देखो, मेरा ए क्या था यहाँ पर? तरंग का आयाम था। साइन तरंग की प्रकृति को बताती है, कोसाइन एक साइन वाली है। ओमेगा कोणीय आवर्ती थी, टी समय था, के संचरणीयतांक था, एक्स उसकी कौन सी डायरेक्शन। अब मैं बेटा इस इक्वेशन को, यदि ये मेरी तरंग जा रही है, लेकिन मैं अगर पता लगाऊं कि ये मेरी तरंग कहां से आ रही है, तो आपको पता भी होगा बेटा, कोई भी तरंग या कोई भी लाइट है कहां से निकलती है? सोर्स से निकलती है। कहां से निकलती है? सोर्स से। तो अगर हमें सोर्स पर जाना है तो हमें डिस्टेंस के नजदीक पहुंचना पड़ेगा कि एक्स दूरी से आ रही है। माना ये वेव कोई मेरी ये जा रही है, देखिए ये वेव जा रही है, तो इसके सोर्स कहां है? मेरा यहां पर सोर्स है। सोर्स का मतलब हमारी जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, यानी x बराबर 0। तो बेटा अगर मैं इस इक्वेशन में 0 रख दूं, x बराबर 0 रख दूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस 0। यानी इक्वेशन क्या बनी? y बराबर a साइन ओमेगा टी। ये मेरी क्या कहलाती है? सोर्स इक्वेशन कहलाती है। जैसे y बराबर मैं कह दो 0 रख दिया, x बराबर 0, तो y बराबर ये क्या बनी बेटा? y बराबर a साइन ओमेगा टी, केवल क्योंकि x बराबर क्या रख दिया हमने? 0 रख दिया। ये इक्वेशन बनी बेटा केवल। अब मैंने एक इक्वेशन लेके चल रहा हूं कि ये हमारा ये कौन सी इक्वेशन होगी बेटा? सोर्स, जहां से मेरी कोई तरंग निकल रही है, जहां से क्या कोई तरंग निकल रही है, ये वाली इक्वेशन हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं इसमें 0 नहीं रखता, तो ये देखिए मेरी कौन सी डायरेक्शन रहेगी? मेरी इसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी? प्लस एक्स। कौन सी डायरेक्शन रहेगी? प्लस एक्स। तो मैंने ये कोई डायरेक्शन बता दी, प्लस एक्स दिशा में जा रही है। वाई क्या कहलाता है? उस तरंग का क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि कोई भी तरंग का समीकरण के लिए y बराबर एफ एक्स टी, यानी x और t पर क्या होनी चाहिए? डिपेंडेड होनी चाहिए, वही तरंग समीकरण कहलाएगी। इसका मतलब y बराबर एफ एक्स टी हो, या कोई इक्वेशन मेरी हम कह सकते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स, या एक व्यापक रूप में कह सकते हैं बेटा ए एक्स प्लस माइनस बी टी। इस रूप में यदि कोई मेरी इक्वेशन दी हुई है तो वह बेटा प्रगामी तरंग कहलाती है। अब ए में बी क्या है? एक नियतांक हो सकते हैं। जैसे हमने यहां पर क्या ले रखे थे? ए की जगह क्या ले रखा था बेटा? के। बी की जगह क्या ले रखा है? ओमेगा। राइट। इस इक्वेशन से अगर तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा? के, और बी बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा। यानी इस रूप में यदि कोई इक्वेशन दी गई है जो यहां भी एक्स और टी पर डिपेंड कर रही है, यहां भी एक्स और टी पर डिपेंड करती है, तो वो हमेशा प्रगामी तरंग कहलाती है। तो पहली बात, प्रगामी तरंग को समझने का या पहचानने का तरीका क्या होगा? यदि कोई इक्वेशन है जिसका y यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, वो x और t का क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। तो इस प्रकार की तरंग प्रगामी तरंग कहलाती है। अब मैं कह रहा हूं बेटा कि सोर्स पार्टिकल के लिए मैंने x बराबर 0 रख दिया। अभी तक इक्वेशन प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही थी, तो सोर्स पार्टिकल, ये मेरी इक्वेशन बढ़ रही थी, ये वापस कहां आ जाएगी? इस सोर्स पर आ जाएगी। तो ये मेरी इक्वेशन ऐसे बढ़ेगी, पहले प्लस विस्थापन, फिर माइनस विस्थापन, फिर प्लस विस्थापन, फिर माइनस विस्थापन, यानी लगातार माध्य स्थिति के ऊपर नीचे वेव क्या करती रहेगी? गति करती रहेगी। एक बार माध्य स्थिति के ऊपर, दूसरी बार माध्य स्थिति के नीचे, इस प्रकार मेरी वेव ओसिलेशन करती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? यानी प्लस ए आयाम और माइनस ए आयाम, एक बार प्लस ए आयाम, एक बार माइनस ए आयाम। ये क्या कहलाता है? प्लस ए आयाम। ये क्या कहलाता है? माइनस ए आयाम। तो सोर्स पार्टिकल को इक्वेशन के लिए बताने के लिए, यानी बिंदु ओ पर, इस इक्वेशन को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, ये वाली इक्वेशन y बराबर ए साइन ओमेगा टी को y0 बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बेटा फाई आप लिखो तो लिखो, वरना मत लिखो, कोई जरूर नहीं है। फाई क्या कहलाती है? यदि x और t यानी x बराबर 0 यानी समय भी 0 और t भी 0, तब फाई उस वेव का क्या कहलाता है? कालांतर कहलाता है, या कला कहलाती है कि वेव मेरी किस प्रकार बदलेगी।
तो आप इसको लिख सकते भी हो और नहीं लिख सकते हो। तो मैं मान लेता हूं कि मेरी वेव कोई जाएगी तो डेफिनेटली उसकी कला भी चेंज होगी, तो मैं फाई को भी रिप्रेजेंट कर लेता हूं कि y बराबर सोर्स पार्टिकल, मेरा जो समीकरण है वो क्या कहलाएगा, y बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई। मैंने यहाँ कहा जैसे लिख रखा है x बराबर 0 लेते हैं, तो ये मेरी इक्वेशन है वो किस में बदल जाती है बेटा, सोर्स पार्टिकल होगा, तो वो मेरी सोर्स पार्टिकल की क्या कहलाएगी, तरंग समीकरण। अब हमें जनरल इक्वेशन लिखनी है, तो जनरल इक्वेशन के लिए बेटा मेरी देखिए यहाँ पर मेरी तरंग पहुंची। आप सोचिए कि मैं मान लेता हूं एक बिंदु ऐसा लिया कि यहाँ पर मैं तरंग को ले रहा हूं, यहाँ पर इस बिंदु पर मैं तरंग को ले रहा हूं। कोई समय ऐसा भी होगा कि तरंग यहाँ पर भी है, एक समय ऐसा भी होगा तरंग यहाँ पर भी है, एक समय ऐसा है तरंग यहाँ पर भी है, एक समय तरंग यहाँ पर भी है। यानी हमारी क्या हो रही है, तरंग की स्थिति के साथ साथ उसका क्या समय भी चेंज हो रहा है, यानी समय के साथ तरंग लगातार बदलती जा रही है। मैं मान लेता हूं बेटा, माना कि बिंदु P पर जो तरंग है वो कितने समय में, T समय में। बिंदु B पर जो तरंग पहुंची कितने समय में पहुंची, T समय में। तो आपको ये बताना है कि बिंदु O से बिंदु T तक पहुंचने में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तय की गई दूरी कितनी होगी। तो बेटा आपको पता होगा कि किसी भी दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। हमको पता है कि जब तरंग प्लस x डायरेक्शन में जा रही है, तरंग कौन सी दिशा में जा रही है, प्लस x डायरेक्शन में जा रही है, तब उसका वेग कितना है, v, जिसे क्या बोलते हैं, तरंग वेग। कितने समय में, t समय में। तब उसके द्वारा तय की गई दूरी मान लो मैंने कितनी मान ली, x मान ली। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी t समय में कितनी हो गई, दूरी बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, यानी v बाई टी। तो यानी बिंदु P पर तरंग द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, दूरी बराबर वेग बटे समय, तो तय की गई दूरी बराबर कितने हो जाएगी, v बाई टी। अगर मैं बिंदु P पर जब इतने समय में है आगे जाऊंगा तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पर बेटा जो मेरी तय की गई दूरी t बराबर कितनी आई, x अपॉन v, ये आई। इस बिंदु पर कितने समय में पहुंची, t बराबर इतना समय लगा, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो लगा हुआ समय कितना होगा, t बराबर x बाई v। अब यदि मैं तरंग को बाद में देखूंगा तो समय मेरा बढ़ता जाएगा, और यदि मैं तरंग को पहले देखता हूं बेटा, समय मेरा क्या होगा, घटेगा। तो मैं इस तरह के दो समीकरण, दो बिंदुओं को ऐसे लेता हूं जहां पर मैं तरंग को देखना चाहता हूं कि मेरा तरंग का समीकरण क्या है। तो मैं एक मान लेता हूं P बिंदु पर लगा हुआ समय t बराबर x अपॉन v है। तो मैं बिंदु O पर जैसे ही वेव मेरी निकली, जैसे जहां से वेव मेरी जनरेट होती है, वहां का मैं समय लेता हूं बेटा ये। तो ये समय कितना होगा, कितना समय होगा ये बेटा मेरा t। मैं समय के में क्या, अगर मैं तय की गई दूरी को घटा देता हूं तो ये मेरा समय आ जाएगा, बोलो यस एंड नो। क्योंकि जितनी दूरी मैंने तय करी उतनी दूरी को मैं घटा देता हूं तो मेरी वेव आ जाएगी जहां से मेरी जनरेट हुई। तो यानी मेरा एक इक्वेशन यहां का और एक इक्वेशन में अगर यहां का लूं तो दोनों इक्वेशन कैसी होंगी, बराबर। और जैसे ही मैं दोनों इक्वेशनों को बराबर करूंगा तो मुझे क्या हो जाएगी, एक प्रगामी तरंग का क्या हो जाएगा, एक प्रारूप, एक जनरल इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखिए कैसे, तो मैं कह रहा हूं कि डिस्टरबेंस जो हुआ P पर एट वाज सम टाइम बिफोर, वो बिंदु पर कितना x बाई v। तो मैं कह रहा हूं P बिंदु पर जो मेरा विस्थापन था वो कितना है बेटा, P बिंदु पर कितना विस्थापन है, t समय पर t था, और जहां से वेव जनरेट हुई वो कितना होगा, tx माइनस v। तब मेरा विस्थापन मैं t समय पर देखता हूं कि उस वेव का क्या विस्थापन हुआ। तो मैं कह रहा हूं बिंदु P पर उस वेव का विस्थापन ये कहलाता है yp। yp यानी पार्टिकल, यानी p यानी पार्टिकल, और y यानी डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, इट इज द रिप्रेजेंटेशन। यानी बिंदु P पर t समय के पश्चात वेव का यानी तरंग का विस्थापन, ये रिप्रेजेंट है बराबर। बेटा हमको पता है कि यदि मैं t की जगह, हमारे को पता है कि इक्वेशन क्या ली थी, y बराबर, देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, y बराबर a sin ओमेगा t, कहां थी, सोर्स पार्टिकल पर। तो सोर्स पार्टिकल से जैसे ही मेरी वेव निकली तब समीकरण क्या बन गया, y बराबर a sin ओमेगा, t की जगह क्या था बेटा, क्या समय आ गया, t माइनस एक्स अपॉन v। तो t माइनस एक्स अपॉन v प्लस 5। जैसे ही मैंने इसको सॉल्यूशन किया तो y बराबर a sin ओमेगा t माइनस ओमेगा को अंदर ले लिया, क्या बना, ओमेगा एक्स अपॉन v प्लस 5। अब बेटा मुझे इसका
वो करना है, इसको क्लियर करना है, इक्वेशन को मुझे एक रूप लाना है, इक्वेशन को मुझे चेंजेस करनी है एक प्रगामी तरंग के रूप में। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर मैंने आपको बताया था 2π/t, बताया कि नहीं बताया? ओमेगा बराबर आपको मैंने क्या बताया था, ओमेगा बराबर 2π/t। एक मिनट, कहां से? देखो बेटा, मैंने ये बिंदु P पर, ये देखिए आप डायग्राम देखिए, यहाँ पर जैसे ही मेरी वेव पहुंची, देखो बेटा ये वेव जनरेट होते हुए आगे बढ़ रही है टी समय पर, ये मेरी वेव जनरेट होते हुए आगे बढ़ रही है टी समय पर, यहाँ पर मेरी समय टी समय पर वेव यहाँ पर पहुंची, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पर उसका विस्थापन किस दिशा में होगा, या प्लस होगा माइनस होगा जो भी, यानी उसका विस्थापन चेंज हो रहा है, यानी ये इसकी माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति के ऊपर नीचे वेव जा रही है, तो मैं इस बिंदु पर वेव का विस्थापन देखना चाहता हूं। तो मुझे इस बिंदु पर वेव का विस्थापन देखने के लिए जहां से मेरी जनरेट हो रही है वहां का मैं समय देखता हूं कि यहाँ पर वेव कैसे जा रही है, तो यहाँ पर कितने समय में पहुंची, x/v, क्योंकि बेटा दूरी बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी अपॉन वेग। तो ये मेरा बिंदु P पर समय है, तो मैं कह रहा हूं बिंदु O पर समय कितना हो जाएगा, जितनी दूरी तय करी उस समय में घटा दो, वो ये भी तो समय है, ये भी तो x/v क्या हो गया, समय, तो यानी बिंदु O पर समय हो गया। तो मैं यही कर रहा हूं, यहां पर आप देखिए, ये देखो कि ypt यानी बिंदु P पर उसका विस्थापन देख रहा हूं, जहां से वेव मेरी जनरेट हुई है उस पर मेरा विस्थापन क्या होगा, ये देखना चाह रहा हूं। तो इस इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन थी, समीकरण थी, a sin ओमेगा t प्लस फाई थी, उस t में मैंने t की जगह ये रख दिया, ये किसकी जगह रखा, t की जगह, ये जो tx माइनस v था, ये किसकी जगह रिप्लेस कर दिया, जो हमारा t दिया था ओमेगा t, तो t की जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया, तो मैंने फिर इसको गुणा कर दिया। अब आपको पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/t, तो मैंने ओमेगा की जगह 2π/t रख दिया, ये t रख दिया, माइनस ओमेगा की जगह कितना रख दिया, 2π/t, और x का x, और v बराबर एक रिलेशन मैंने आपको ये भी बताया था कि v बराबर क्या होता है बेटा, लैम्डा इंटू टी। बोलो, बताया लैम्डा अपॉन टी, बताया कि नहीं बताया? यहाँ और 1/t बराबर क्या होता है, f, यानी v बराबर लैम्डा f। तो ये एक रिलेशन बताया, तो मैं v की जगह क्या रख दिया, लैम्डा अपॉन t। तो देखो v की जगह मैं लैम्डा अपॉन t रखूंगा, तो लैम्डा तो नीचे रह जाएगा, t कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस फाई का फाई। अब देखो बेटा, t से t कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, आ जाइए, y बराबर a साइन 2π/t इंटू टी माइनस 2π/ लैम्डा, क्या बचा, x प्लस फाइव। इसका मतलब क्या हुआ, अब पिछले रिलेशन से देखिए बेटा, 2π/t को वापस क्या रख दिया मैंने, ओमेगा, 2π/λ बराबर क्या होता है, k। मैंने एक रिलेशन आपको पहले भी बताया था ये, कि k वेव नंबर यानी संचरण नियतांक k बराबर क्या होता है बेटा, 2π/λ। तो ये इसकी जगह क्या रख दिया, k, और x का x प्लस फाइव। तो ये हमारी एक समीकरण बन गई, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो ये हमारी एक तरंग समीकरण पहले हम लेके चल रहे थे, हमने पहले मानी थी कि माना कोई एक तरंग समीकरण है, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, लेकिन इस समीकरण का मैंने आज प्रूफ बताया कि ये समीकरण जो हमारी प्रगामी तरंग समीकरण है, पहले तो आपको मैंने प्रगामी अप्रगामी कुछ नहीं बताया, बोला एक तरंग का समीकरण है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये तरंग का समीकरण आया कैसे। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक तरंग का समीकरण है, जो किस प्रकार की उत्पत्ति हुई थी, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव मैं और लेके चल रहा हूं एक्स्ट्रा, क्योंकि यदि फाइव बेटा ये जीरो हो जाता है, कब, जब x बराबर जीरो, जब तय की गई दूरी t बराबर जीरो पर x बराबर क्या होता है, जीरो, तब फाइव बराबर क्या होता है बेटा, जीरो। तो मैं अगर मैं फाइव बराबर जीरो रख दूं तो मेरी इक्वेशन यही बन जाएगी, a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स अपॉन फाइव, ये इक्वेशन रह जाएगी मेरी वापस। तो मैं प्लस फाइव को तो एक कालांतर बताने के लिए कि मेरी वेव किस प्रकृति पर चेंजेज हो रही है, क्या 30 डिग्री से चेंजेज हो रही है उसका विस्थापन, क्या 60 डिग्री से, यानी दोनों, अगर दो वेव लेके चलता हूं तो दोनों वेव के बीच में कितना कालांतर है, तो आगे हम कालांतर को भी देखेंगे, इसलिए मैं प्लस फाइव लेके चल रहा हूं। अगर आपको फाइव बराबर जीरो रखना है तो हमारी वेव की इक्वेशन y बराबर क्या रह जाएगी, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अगर अब हम इसकी डायरेक्शन देखें बेटा,
इसकी हम डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन बताइए मुझे कौन सी डायरेक्शन रहेगी इसकी, क्योंकि ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो मैंने कहा ओमेगा और के का यदि विपरीत चिन्ह है तो डायरेक्शन कौन सी रहेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी एक ऐसी तरंग समीकरण जो मूल बिंदु से प्लस एक्स दिशा की ओर विस्थापन कर रही है, जिसकी स्पीड कितनी रहेगी बेटा, v बराबर ओमेगा बाई के, जिसकी स्पीड कितनी है, ओमेगा बाई के है। यानी स्पीड v बराबर ओमेगा बाई के से प्लस एक्स डायरेक्शन की ओर क्या कर रही है, गति कर रही है। मैंने पाई के बारे में और बता दी। यहाँ भी देखो पाई क्या कहलाता है, इनिशियल फेज एट ओरिजिन, कहां पर, जब t बराबर 0 एंड x बराबर 0। जब t बराबर 0 और x बराबर 0 होगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हमारी एक वेव की इक्वेशन आई। आगे मैं इसको थोड़ा सा और बता रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन करके देखिए, जैसे देखो एक क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपको कि ये मेरी कोई इक्वेशन दी है, y बराबर, एग्जांपल देखिए, y बराबर 0.02 साइन x अपॉन ये प्लस t अपॉन ये, फाइंड क्या क्या ज्ञात करना है हमें, a का मतलब क्या है बेटा, आयाम, लैम्बडा तरंगदैर्घ्य, f फ्रीक्वेंसी, v वेव। चलो बेटा इसको करके देखिए आप, कौन कौन कर सकता है। देखो इसको सॉल्यूशन, हम इस इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन दी गई है, जो इक्वेशन हमारी दी गई है उस इक्वेशन को हम एक तरंग समीकरण से क्या करो, कंपेयर करो। इस इक्वेशन को एक तरंग समीकरण से क्या कर सकते हैं, कंपेयर। कंपेयर कौन सी, ये इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, कुछ भी हो सकता है, प्लस होगा तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस होगा तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, प्लस एक्स डायरेक्शन। बस यही फर्क पड़ेगा कि वेव मेरी या तो माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है कि वेव मेरी प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो ये मेरी इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन कह सकते हैं, प्लस और माइनस। अब मैं इस इक्वेशन से तुलना करता हूं तो ए की जगह कितना है बेटा, 0.02। तो ए बराबर का मतलब क्या है, आयाम। लिख लीजिए ए बराबर क्या है, आयाम। आयाम कितना दे रखा है, 0.02। ओमेगा टी, देखो ओमेगा टी यानी टी वाली इक्वेशन, यानी इससे कंपेयर करना है, देखना है टी किसके साथ है, इस इक्वेशन के साथ है। तो इसका मतलब टी का टी तो ये रहा ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना है बेटा, 1 अपॉन, ओमेगा बराबर कितना है, 1 अपॉन, ये देखिए ओमेगा बराबर कितना है, 1 अपॉन 0.05, यानी पॉइंट हटाया कितना गया, 100, 100 अपॉन 5 बराबर कितना गया, 20। प्लस माइनस के एक्स, प्लस माइनस के एक्स, अब इस x का x कंपेयर कर दिया तो k बराबर कितना आ गया बेटा, 1 अपॉन 0.001। के बराबर देखो ये आ गया 1 अपॉन 0.001, पॉइंट हटाया ऊपर चलेगा, यानी k बराबर कितना गया, 100। तो बस अब हमें ज्ञात करना है, तो a तो फाइंड हो गया, a बराबर डायरेक्ट कितना गया, इतना आ गया। क्या निकालना है, लैम्बडा, लैम्बडा निकालना है बेटा। तो किससे, हमको पता है कि k बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा बराबर क्या होगा बेटा, 2 पाई अपॉन k। तो 2 पाई अपॉन k बराबर कितना है, 100, यानी 2 पाई अपॉन 100। देखिए तो लैम्बडा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन k, तो 2 पाई अपॉन 100, 2 पाई यानी 5 पाई अपॉन 50। ये हमारा क्या होगा, लैम्बडा। हमें क्या निकालना है अब, फ्रीक्वेंसी। हमें पता है फ्रीक्वेंसी v बराबर क्या होता है बेटा, लैम्बडा एफ। v बराबर क्या होती है, डायरेक्ट लैम्बडा एफ। लैम्बडा हमारा आ गया, और वेव v बराबर लेकिन है नहीं, तो हम ये रिलेशन यूज में नहीं कर सकते, क्योंकि हमें v नहीं दिया गया है। लैम्बडा तो हमें पता है, f नहीं पता हमें, तो इसलिए ये इक्वेशन, तो हमें क्या निकालना है, f। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई f। तो ओमेगा बराबर 2 पाई f, ओमेगा बराबर कितना आ गया बेटा, 20, 2 पाई यानी क्या आ गया, 10 अपॉन पाई। अब हम तरंग वेव निकाल सकते हैं, क्योंकि v बराबर क्या होता है, ओमेगा बाई के। ओमेगा की वैल्यू हमने देख ली कितनी आ गई, 20। के की वैल्यू हमने देख ली कितनी आ गई, 100। तो कितना आ गया, 20/4 बराबर 1/5। एंड फाई बराबर देखो बेटा, इस इक्वेशन में फाई दिया हुआ है, इस इक्वेशन में फाई नहीं दिया हुआ है। तो डेट t बराबर 0, x बराबर 0, डेट इज फाई बराबर 0। तो फाई की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये हमारा एक तरंग वेव समीकरण, और उसके आधार पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। आप इसको आराम से कर सकते हो कि कैसे कैसे हुआ। ऐसे आपके बुक में अगर और भी कोई क्वेश्चन दे रखा है तो आप उसको आराम से देख सकते हो कि क्वेश्चन
किस प्रकार हो रहे हैं और किस प्रकार नहीं होंगे। तो एक बार आप इसको देख लीजिए पीछे से, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसे भी आपको बाद में निकले हैं, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो ये एक आपका तरंग वेव। तो आपको प्रगामी तरंग समीकरण को समझाने के लिए सबसे पहले आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए कि वह इक्वेशन जो y बराबर एफ एक्स टी का फंक्शन हो प्रगामी तरंग समीकरण कहलाती है, या ए एक्स प्लस पी प्लस माइनस बी टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स के रूप में हो, वह प्रगामी तरंग समीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार हमारी प्रगामी तरंग समीकरण। अब मैं बेटा हल्का सा आपको इसी तरंग के रूप में कालांतर के बारे में और बताऊंगा कि कालांतर क्या होता है। कालांतर यानी दो तरंगों के बीच में क्या डिफरेंस चल रहा है, वो कहलाता है कालांतर। वैसे आपके सिलेबस में ये दिया हुआ नहीं है, तो मे बी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं कालांतर के बारे में भी बता सकता हूँ, वरना कालांतर के बारे में नहीं भी बता, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना शॉर्ट में दिया हुआ है कि अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि है क्या, क्योंकि ये अब तक मैं 3 क्लास कंडक्ट कर चुका हूँ, जब जाके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और आपकी बुक के हिसाब से अगर मैं पढ़ाता तो अब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता, क्योंकि बुक में तो कुछ दिया ही हुआ नहीं है। वेव को समझने के लिए बेटा फील करना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मैंने रस्सी को हिलाया डिस्टरबेंस कैसे हुआ, डिस्टरबेंस यानी मीन पोजीशन से कैसे ऊपर नीचे गया, वो कहलाता है डिस्टरबेंस। और वो डिस्टरबेंस किस वेग से आगे बढ़ा, वी वेग से, वी वेव ऑफ वेलोसिटी से बढ़ा, वी यानी ओमेगा बाई के रूप से आगे बढ़ा। तो हमें वो पता होना चाहिए, तब उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है उसकी, ये सारी चीजें हमें फील करनी पड़ेंगी, तब हमें वेव समझ आएगी। तो ये मैं आपको प्रोग्रेसिव वेव के बारे में कंप्लीटली ये हुआ। अब रहा फाई की बात। फाई के बारे में आप मुझे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं फाई के बारे में पढ़ा दूंगा। फाई कहलाता है कालांतर, क्योंकि कालांतर यानी दो वेवों के बीच में किस प्रकार डिफरेंस चल रहा है। जैसे आपको समझने के लिए मैं कहता हूं, आप दो रस्सी बांध लीजिए, दो रस्सी आप किसी एक आधार से बांध लीजिए दो रस्सियों को, और दो रस्सियों को आप ऐसे लाइए, तो आप देखोगे कि एक रस्सी ऐसे जाएगी, एक रस्सी ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे चलती जाएंगी। तो उनके बीच में जब एक रस्सी इधर थी तब दूसरी रस्सी नीचे रह सकती है, कभी कभी दोनों रस्सी ऊपर हो सकती हैं, कभी दोनों रस्सी नीचे हो सकती हैं, या दोनों रस्सियों को ऊपर नीचे डिस्टरबेंस हो सकता है। तो यानी वो डिस्टरबेंसों में कितना कालांतर है, फाई यानी कितने डिग्री का कोण बच रहा है। तो वो हमें जो कालांतर है वो पोजीशन के साथ क्या कालांतर था, समय के साथ क्या कालांतर है, वो कहलाता है बेटा फेज डिफरेंस। यस, तो अपना ये कंप्लीट आज की अपनी प्रोग्रेसिव वेव कंप्लीट हो गई। तो एनीबॉडी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए। यस, एनीबॉडी? ऋतिक? ऋतिक समझ नहीं आया? पिछली क्लास ज्वाइन करी थी? पिछली क्लास ज्वाइन करी थी आपने? तीनों कंप्लीट? बताओ क्या समझ नहीं आया, फिर मुझे ये बताइए। नीचे से कहां से? यहाँ तो बस मैंने इसको केवल मैथमेटिक्स लगाई है बेटा। देखो आपने जो इक्वेशन थी, मैं उसी इक्वेशन को लेके चलो। आप y बराबर ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वेशन है। अब मैं t की जगह ये रिप्लेस कर दिया, t की जगह क्या कर दिया, टी एक्स अपॉन वी। अब मैंने ओमेगा का गुणा कर दिया, ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी प्लस फाइव। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद ओमेगा बराबर क्या है बेटा, 2 पाई अपॉन टी। होता है कि नहीं होता है? यस नो करते जाओ। फिर टी का टी रख दिया, ओमेगा की जगह क्या रख दिया, 2 पाई अपॉन टी। एक्स की जगह क्या रख दिया, एक्स की जगह एक्स। वी बराबर क्या होता है बेटा, लैम्डा अपॉन टी। तो लैम्डा तो नीचे, अपॉन टी नीचे टी आएगा, टी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। टी प्लस पाई, टी से टी कैंसिल, तो देखो 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस
2 पाई एक्स बटे लैम्बडा, क्योंकि टी से टी कैंसिल होगा, प्लस पाई। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ओमेगा की जगह वापस क्या रख दिया? ओमेगा, इसकी जगह के रख दिया, क्योंकि हम इस इक्वेशन में ओमेगा टी वापस क्यों रख रहे हैं, ओमेगा के वापस क्यों लग रहे हैं? क्योंकि बेटा ये इक्वेशन बोलने में आसान रहेगी, वरना इसको याद रखो, इसको बोलने में क्या कहलाएंगे? y बराबर a साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स प्लस पाई। क्या है? एक तरंग का समीकरण है। और ऐसी इक्वेशन कैसी कहलाती है बेटा? हार्मोनिक इक्वेशन कहलाती है। कैसी कहलाती है? हार्मोनिक इक्वेशन। तो ये तो एक बोलने का क्या तरीका है कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारी क्या है? प्रगामी तरंग समीकरण। यानी एक तरह का हमारे प्रगामी तरंग समीकरण का इक्वेशन कौन सा है? वही इक्वेशन है जो हमारी तरंग का क्या है? समीकरण है। अब बेटा मैंने इसकी डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन का पता हो ही गया, अपने आप पता लग गया होगा कौन सी दिशा है, मैंने पहले ही बता दी ये चीज है। क्योंकि ओमेगा और टी का कैसे चिन्ह है? अपोजिट, इसका प्लस है और इसका क्या है? माइनस, यानी कौन सी दिशा में जाएगी? प्लस डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर माइनस होता तो कौन सी डायरेक्शन में जाती? अगर यहाँ पर मैं माइनस लगा देता तो कौन सी डायरेक्शन? ओमेगा के अगर माइनस होता तो कौन सी डायरेक्शन हो जाती? मैंने कहा जब ओमेगा और के समान समान चिन्ह हो, या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तब माइनस एक्स डायरेक्शन होगी, है ना? तो ओमेगा का अगर मैं माइनस लगा देता तो कौन सी डायरेक्शन हो जाती? माइनस एक्स। कौन सी दिशा हो जाती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब मैं क्या लिखता फिर यहाँ? नेगेटिव। डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव। यानी ये कौन सी है? पॉजिटिव एक्स। ये कौन सी है? पॉजिटिव एक्स। अब कह रहे हो कि किस किस वेग से जा रही है वेव, तो क्या कहेंगे? वेव निकालने के लिए वी बराबर क्या कहेंगे? ओमेगा अपॉन के। इतने वेग से जा रही है। ओमेगा बराबर क्या है बेटा? 2 पाई अपॉन टी। के बराबर क्या है? 2 पाई अपॉन लैम्बडा, यानी लैम्बडा बाई टी। तो क्या वेग होगा? या तो कह सकते हो ओमेगा बाई के, या कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य बटे आवर्त काल। ये उसकी होगी। जहां के आपको पता लग गया, मैंने फिर वापस डेफिनेशन लिख दिया कि 2 पाई दूरी में लैम्बडा की संख्या को तरंग संख्या या संचरण। देखो 2 पाई दूरी में कितनी लैम्बडा की कितनी संख्या आई? 1 लैम्बडा गई, 2 लैम्बडा गई, 3 लैम्बडा गई, वो क्या कहलाती है? तरंग संख्या कहलाती है। बताओ अभी फिर ये न्यूमेरिकल में देखो वही चीज है, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको कि इस इक्वेशन से मैंने इसको क्या किया? कंपेयर किया केवल बेटा। इस इक्वेशन से मैंने क्या किया? केवल कंपेयर। तो इस तरह से हो सकता है कि आपके न्यूमेरिकल आ जाए कि भाई एक न्यूमेरिकल करो तो इससे इसकी तुलना करनी है बस, टी से टी की तुलना, एक्स से एक्स की तुलना। बोलो और एनीबडी, आप कोई किसी को कोई दिक्कत? ये तो उत्कर्ष, चलो ऋतिक ओके, आपका माइक ऑफ करिए। उत्कर्ष, हाँ भाई बॉयज में और किसी को दिक्कत? एवरीबडी क्लियर? अच्छा क्लियर, चलो। तो बेटा आप इसके स्क्रीनशॉट ले रहे हो कि लिख रहे हो साथ साथ? लिख रहे हो? हाँ बेटा लिखते जाओ। मैं इतनी स्पीड, अब मुझे स्पीड का बता सकते हो कि आप स्पीड तेज चल रही है धीरे चल रही है? हाँ मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। नहीं मैं पीडीएफ तो शेयर कर दूंगा बेटा, पर आप क्या लिखोगे ना तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं अपनी क्लास को अपन थोड़ा, मैं स्पीड चाहे थोड़ी धीरे कर दूंगा, लिखोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। क्योंकि लिखोगे ना तब आपको एक एक दिमाग से सोचना पड़ता है कि यहाँ क्या लिख रहे हैं। तो स्पीड अगर मैं आप लिखोगे तो मेरी स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है लिखने में, कोई दिक्कत। चलो तो लिख रहे हैं ना? तो अब बात रही फाई। बेटा फाई के बारे में मैंने आपको बताया था, कालांतर फेजेज जो आपके क्या सिलेबस में तो दी हुई है नहीं, लेकिन मैं फाई को थोड़ा सा समझाऊंगा हिंट में, आप उसको नोट कर लेना। तो मैं दूसरी आपको 5 मिनट का वो दे रहा हूँ गैप, 5 मिनट या कम, 2-3 मिनट का। मैं अब दूसरी फाइल अपलोड कर देता हूँ, तब तक आप अपने जो भी है पानी पी लो, कुछ भी करो। 5 मिनट के बाद मैं वापस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? मैंने कहा फेज डिफरेंस
यानी पार्टिकल के बारे में हमें वह जानकारी प्राप्त करनी है जहां पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार हो रहा है। तो मैंने एक पार्टिकल लिखा था, बेटा ये माइक ऑफ है, माइक ऑफ कर दीजिए किसी का। तो मैंने कहा कि ये हमारी एक प्रगामी तरंग का समीकरण लिया था, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई, जहां फाई क्या था, इनिशियल फेज था। मैंने कौन सा, जहां पार्टिकल से जहां मेरी वेव स्टार्ट होती है, यानी जहां पर उसकी पोजीशन x बराबर 0, t समय पर पोजीशन उसकी 0, यानी t बराबर 0 पर x बराबर 0, वो पोजीशन है। तो ये बेटा मेरा जो ये कंप्लीट है ना, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस माइनस पाई, ये कहलाता है मेरा बेटा टोटल फेज। ये टोटल क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। अब इस फेज में फाई जो मैं अंदर लिख रहा हूं, ये फाई, ये तो इनिशियल फेज है, तो इस फेज को मैं बोलता हूं बेटा डेल्टा फाई। इस फेज को मैं क्या बोलता हूं, डेल्टा फाई, जो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, उसकी समय पर और उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है, किसके, तरंग के। तो मैं कह रहा हूं कि जब मुझे पार्टिकल की कालांतर देखना है, पार्टिकल का कालांतर देखना है, तो दो प्रकार से देख सकते हैं, या तो मैं उसकी पोजीशन को फिक्स कर दूं, और दूसरा कैसे देख सकता हूं, या मैं उसके समय को फिक्स कर दूं। तो अब आपको पता होगा बेटा कि यदि मैं पोजीशन को फिक्स करता हूं, तो मुझे पोजीशन को देखने के लिए एक वेव लगातार ऐसे ऐसे हिलती रहती है, तो उसकी पोजीशन को, जैसे आप समझो कि ये कोई रस्सी बंधी हुई है और उस रस्सी में मैंने आपके एक टेप लगा दी, या बहुत सारी टेप छोटे छोटे स्थानों पर लगी हुई है, बहुत सारी टेप, 5-7 टेपें आपने उस रस्सी के बांध दी, और फिर आप उस रस्सी को ऐसे ऐसे हिला रहे हो, तो क्या आप उस टेप को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये टेप कौन सी है? आप उस टेप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कब रेड वाली टेप ऊपर गई, कब रेड वाली टेप नीचे गई, कब ब्लैक वाली टेप ऊपर गई, कब ब्लैक वाली नीचे गई। यानी जब तक वेव लगातार उसमें विक्षोभ चलते रहेंगे, हम उस टेप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अर्थात उस तरंग में उस पार्टिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अब हमें पार्टिकल को आइडेंटिफाई करना है, तो पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं बेटा। ये एक तरीका बनाया गया है, या तो हम उसकी वेव जैसे ही वो विक्षोभ पैदा हो रहा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, या उसका हम स्क्रीनशॉट ले लें। तो जैसे ही हमने वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज करके देखें या हम स्क्रीनशॉट को देखें, तो आपने देखा होगा बेटा, जैसे ही मैंने विक्षोभ हुआ आपने स्क्रीनशॉट लिया। फील करो कि जैसे ही मेरी विक्षोभ उत्पन्न हुआ मैंने स्क्रीनशॉट लिया, तो आपने देखा होगा, मान के चलो कि मैंने रेड वाली टेप मुझे ऊपर हुई जाती हुई दिखाई देगी और ब्लैक वाली टेप नीचे हुई दिखाई दी। अगले स्क्रीनशॉट लिया तो रेड वाली टेप नीचे जाती दिखाई दी और ब्लैक वाली ऊपर जाती दिखाई। तो इस प्रकार हम किसी पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया यानी हमने उसकी पोजीशन को फिक्स किया। पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि हमने उसकी पोजीशन को फिक्स किया। पोजीशन का मतलब क्या है बेटा, उस तरंग के हमने एक्स को, यानी उसके पदन को हमने पोजीशन यानी एक्स को फिक्स कर दिया। ये जब हम एक्स को फिक्स करेंगे तो यानी पार्टिकल क्या हो जाएगा, सेम वही पार्टिकल जिसको हम देख रहे हैं। तो जो मेरी इक्वेशन है उसको जब हम x देख रहे हैं, तब मेरा x को मैं अगर इसमें 0 रख दूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है बेटा, मेरी इक्वेशन क्या बन गई थी, y बराबर a sin ओमेगा t। यानी ये मेरी इक्वेशन एक समीकरण बन गई जिसके बारे में हम अध्ययन करना चाह रहे थे। उस तरंग समीकरण का हम फेज कालांतर देखना चाहते हैं, वो ये समीकरण आई y बराबर a sin ओमेगा t। अब बेटा एक ओमेगा टी समीकरण आई, अब हमने इसका समय के सापेक्ष देखो किस किस के ग्राफ बनेगा, यानी y और किस किस के बीच में t, y और t के बीच में ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब मेरा ये तो y ले लिया और ये क्या ले लिया मैंने बेटा, t। ये मैंने ग्राफ लिया तो इसका ग्राफ, ये मेरी वेव का एक ग्राफ आया। अब इस वेव के ग्राफ में हमको वो पोजीशन देखनी है जो हमने पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया। पहली कंडीशन मानी थी तो हमने टेप ऊपर को जा रही थी, दूसरी कंडीशन में माना टेप नीचे को जा रही थी। तो वो पार्टिकल को हमें आइडेंटिफाई करना है। 1 मिनट, 1 मिनट में 1 मिनट है ना, विद इन सेकेंड। हाँ बेटा, तो वो पार्टिकल को हमें आइडेंटिफाई करना कि वो पार्टिकल, जैसे हमने स्क्रीनशॉट लिया तो वो पार्टिकल यहां था, कि वो पार्टिकल यहां था, कि वो पार्टिकल यहां था। वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया, हमने पोजीशन को फिक्स करके हमने वो पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया था। तो जैसे देखो बेटा मैंने पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया
तो जो मेरा ये कालांतर मैंने माना था, ये फाई बराबर क्या था, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो मैंने मान लिया कि t1 समय पर उसका कालांतर कितना था, फाई 1, t2 समय पर उसका कालांतर कितना था, फाई 2। तो उस इक्वेशन में रखा, फाई बराबर ओमेगा टी माइनस के एक्स में रखा, ये बराबर क्या बन गया बेटा, ओमेगा t1 माइनस के एक्स। फिर क्या बन गया, फाई 2 बराबर ओमेगा t2 माइनस के एक्स। दोनों इक्वेशनों का हमें कालांतर निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है। यानी मैं इसको पहले, मैं जैसे इसको मैं डेल्टा फाई कह रहा हूं बेटा, ये तो आप डायरेक्ट पहले इसको फाई कह दीजिए। क्या कह दीजिए इसको, डायरेक्ट फाई। जब मैं दो फेजों का अंतर लूंगा तब ये क्या बन जाएगा, डेल्टा फाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं दो फेजों का अंतर निकालना चाह रहा हूं, यानी फाई 2 माइनस फाई 1 बराबर ओमेगा t2 माइनस t1, और के एक्स से के एक्स कैंसिल, तो मेरा कालांतर आया बेटा डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी। यानी ये क्या कहलाता है, डेल्टा टी, यानी दो जो पार्टिकलों के बीच में क्या है, समय का अंतर। यानी वो पार्टिकल जो हमने आइडेंटिफाई किए, उन पार्टिकलों के बीच में कितने समय का अंतर है, उसके सापेक्ष कितना कालांतर आया, वो क्या कहलाता है, डेल्टा फाई। तो यानी जो एक रिलेशन कहलाता है बेटा, कालांतर और समांतर के बीच में एक रिलेशन कहलाता है कि डेल्टा फाई अपॉन बाई बराबर 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी। अब इस कालांतर और समय अंतर के अनुसार ही हमारी वेव चेंज हो रही है। इस कालांतर और समय अंतर के अनुसार ही हमारी वेव चेंज हो रही है। कैसे, देखिए बेटा, देखिए बेटा, वेव जब मेरी यहां पर थी, जब मेरी वेव यहां पर थी, इसको समझिए आप बड़े ध्यान से, है ना। जब मेरी वेव यहां पर थी तब समय मेरा कितना था, बताओ यहां पर कितनी थी, जब समय कितना था मेरा, यानी मेरा समय जब t बराबर 0 है। यस एंड नो, जब मेरा समय यहां पर कितना है, 0 है। जैसे मैं यहां पर पहुंचा, कुछ समय आया, वापस मैं यहां पर आया, कुछ समय आया, यानी समय बढ़ता जा रहा है। वापस यहां गया, समय बढ़ा, समय बढ़ता हुआ, जैसे जैसे मेरी वेव आगे बढ़ रही है, समय भी बढ़ जा रहा है। देखो समय इधर बढ़ रहा है। इसको मैंने कहा था बेटा 0, ये मेरा क्या है, 0। और एक वेव कंप्लीट आवर्तकाल कब करती है, ये हमने, मैं आपको बता चुका हूं कि एक बार पॉजिटिव आयाम, एक बार नेगेटिव आयाम करती है, तब वो एक आवर्तकाल पूरा कर लेती है। यानी 0 से t समय के बीच में एक वेव अपना कंप्लीट एक आवर्तकाल पूरा कर लेती है। यानी 0 से t के बीच में क्या हो गया बेटा, कंप्लीट एक आवर्तकाल। तो अब मैं इस आवर्तकाल को बेटा तोड़ता हूं, तो ये कौन सा हो गया, आधा आवर्तकाल t/2। ये आवर्तकाल कितना होगा, t/4। यानी एक वेव का 1/4 भाग, 1/4 भाग। ये मैंने आपको तोड़ना पहले भी सिखाया। तो मैं कहता हूं जब मेरी वेव ए से लेकर बी पर गई, यहां पर t बराबर 0 है, तो वेव मेरी कहां पर है, शुरुआत में स्थिति में, मीन पोजीशन पर। लेकिन जब मेरी वेव यहां पर पहुंची बेटा, अगर मेरी वेव यहां पर पहुंची, बी पॉइंट पर पहुंच गई मेरी वेव, मैं मानता हूं कौन से पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, तब मेरा कितना, वेव ने कितना समय, t/4। यानी मेरा t बराबर कितना होगा बेटा, t/4। तो मैं अब इस इक्वेशन में देखो रखता हूं कि मेरा कालांतर कितना हो गया, समय अंतर। देखो अंतर देखिए, यहां पर t बराबर कितना है, 0, यहाँ t बराबर कितना है, t/4। तो समय का अंतर कितना होगा बेटा, यहां से यहां तक, समय का अंतर कितना होगा, यहां से यहां तक, t/4। मैं मान लेता हूं कि यहां पर मेरा कालांतर t1 समय पर π1 कालांतर था, t2 समय पर कालांतर कितना होगा मेरा, φ2 मान लो यार, कितना कालांतर मान लो, φ2। यहां पर समय कितना है बेटा, t1, राइट, और यहां पर समय कितना होगा, t1, और यहां पर समय कितना होगा बेटा, t2, राइट। अब मुझे इक्वेशन करनी है, क्या करना है, t2 माइनस t1, φ2 माइनस φ1। तो इक्वेशन में रखो बेटा, देखो तो डेल्टा t बराबर कितना होगा, t/4। तो हल कालांतर बेटा कितना होगा, देखिए कि 2 पाई अपॉन टी इंटू t/4। तो मैंने जब t/4 यहां रखा तो कितना होगा बेटा, इधर देखिए, इससे नहीं दिख रहा होगा आपको, तो क्या है, 2 पाई अपॉन टी, यानी 2 पाई अपॉन टी इंटू कितना रखू, t/4। समांतर कितना हुआ, 0 से t/4 पे बचा, तो यानी t/4, क्लियर। देखो t से t कैंसिल, यानी 2 से 2 बार कैंसिल, ये कितना है, यानी कितना बचा बेटा, π/2। कितना बचा, π/2, ये बचा, π/2 बचा।
π/2 कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का कोण होता है? 90। यानी हमारा जो कालांतर कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का। यानी जब मेरी तरंग यहां से यहां पहुंची तब मेरा कितने डिग्री का कालांतर आया? 90 डिग्री का। वापिस मेरी तरंग यहां से यहां जाएगी, यानी मैं मान लेता हूं बिंदु सी पर गई। अब क्या कर लो, इसको φ1 मान लो, इसको φ2 मान लो, यहां समय t1 हो जाएगा, यहां समय t2 हो जाएगा। तो मेरा जो कालांतर कितना हो जाएगा बेटा? देखो समय का अंतर कितना हो जाएगा? t/4 और t2, यानी t/2 माइनस t/4 और कालांतर φ2 माइनस φ1। तो आपको पता होगा यहां से यहां तक आने में एक सरल रेखा बन रही है, यहाँ पर कोण कितना है? 180 डिग्री। और आपको पता है कि जब एक वेव आधा चक्कर पूरा करती है तो कितना डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। और जब कोई वेव पूरा एक चक्कर कर लेती है तब वेव कितना बनाती है? 360 डिग्री का। तो यहाँ पर डेफिनेटली 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखते हैं, देखो हाँ देखो, देखो बेटा, मैंने कहा डेल्टा टी बराबर t/2। t/2 कैसे आया? क्योंकि जब मेरी वेव ऐसे थी बेटा, मेरी वेव ऐसे थी, तब यहाँ कितना था? t/4। यहाँ पर कितना था? t/4, राइट। और यहाँ पर कितना था बेटा? t/2। यहाँ पर कितना था? t/2। दोनों का अंतर निकालो, यानी t/2 माइनस t/4 बराबर कितना बचा? t/2। यानी पता अंतर कितना आ गया? t/2। तो डेल्टा फाई बराबर 2π/t इंटू t/2 बराबर 180 डिग्री। तो इस प्रकार हम बेटा वेव में लगातार निकाल सकते हैं कितने कितने डिग्री का। आप आराम से घर पर प्रैक्टिस कीजिए कि मेरा यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मेरा 90 डिग्री आया, यहाँ पर 180 डिग्री आया, यहाँ पर कितना डिग्री आ जाएगा बेटा? 270 डिग्री, यानी 3π/2। यहाँ पर कितनी आ जाएगा बेटा? 2π। इस प्रकार ये वेव मेरी लगातार चलनी। इसका मतलब मेरे कालांतर के अनुसार मेरी वेव क्या होती है? चेंजेज होती रहती है। जो हम एक तरंग समीकरण बना रहे हैं, प्लस ए आयाम, माइनस ए आयाम, जीरो आयाम। देखो यहाँ पर कितना है बेटा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आयाम। यहाँ पर कितना है? जीरो आयाम। यहाँ पर कितना है? माइनस आयाम। फिर कहीं वापिस हो गया जीरो आयाम। इसका मतलब एक वेव जब कंप्लीट बनती है, जब आयाम दो बार तो जीरो होता है, एक बार मैक्सिमम होता है, एक बार मिनिमम होता है, तो उसके अनुसार कालांतर के अनुसार कैसे होती है? चेंजेज होती है। तो ये कहलाता है बेटा मेरा कालांतर। तो ये आपको कालांतर और पथांतर के बीच में, इसको समांतर भी कह सकते हैं, यानी कालांतर और समांतर के बीच में, यानी कालांतर समांतर के बीच में एक रिलेशन तब आता है जब हमारी एक पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होती है। तो इस प्रकार हम पार्टिकल की पोजीशन को देख सकते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन किस किस प्रकार होगी। जब क्वेश्चन दे रहा हूं जैसे डेल्टा फाई बराबर 60 डिग्री हो, तब उसका कालांतर कितना होगा, यानी समयांतर कितना होगा। तो बेटा डेल्टा फाई की जगह अगर मैं 60 डिग्री रखता हूं तो हम उसका समय भी निकाल सकते हैं कि कितने समय में मैं उस कोण ने कितने डिग्री का कोण बनाया। इट इज द वेरी कॉम्पिटिशन। ये बेटा कॉम्पिटिशन लेवल की चीजें होती हैं, ये आपको कहीं भी नहीं बताई जाएंगी कि कैसे निकाली जाती है। तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम भी है, आपके पास भी खूब टाइम है। तो ये आप देख सकते हो, या तो मुझे समय दे दे, समय का अंतर दे दे, या मुझे किसी वेव का पथांतर दे दे, पथांतर पथांतर नहीं, कालांतर दे दे, यानी डेल्टा फाई दे दे, तो मैं उसका समय निकाल सकता हूं, और समय दिया गया तो उसमें उसका कालांतर निकाल सकता हूं। तो ये रिलेशन आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि डेल्टा फाई बराबर 2π/t इंटू डेल्टा टी। अब मैं कहा दूसरा जो मेरा पथांतर में जो दूसरे जो मैं निकाल सकता हूं, वो मैंने कहा था एक बार तो बेटा कब निकाल सकते हैं कि जब, इसका मतलब जो देखो बेटा सेम पेज कहां कहां प्राप्त हो रहे थे। देखो बेटा मैंने ये वेव वापस प्राप्त करी थी, ऐसे ही बन रही थी मेरी ये वेव मेरी ऐसे चल रही थी, राइट। तो सेम फेज, यानी एक हमारी जो तरंग है वो एक जैसे फेज कब कब बनाए, एक जैसे फेज कब कब बनाए। तो देखो बेटा जब मेरी यहां से यहां गई, बी पॉइंट पर गई थी तब ऊपर थी, फिर मेरी एफ पे गई तब भी ऊपर थी, और आगे अगर ये ऊपर जाएगी तो जैसे मैंने पॉइंट ले लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे पॉइंट और आता तब भी मेरी ऊपर। इसका मतलब जब बी एफ जे क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। और देखिए जब बिंदु ए पे था, या बिंदु सी पे था, या बिंदु ई पे था, या बिंदु जी पे था, या बिंदु आई पे था, ये सब क्या है बेटा एक लाइन पर स्थित है, अर्थात ये भी कैसे कहलाएंगे, एक सेम फेज के कहलाएंगे।
तो इसका मतलब एक मेरी जब एक तरंग ने पूरा एक आवर्तकाल किया तब कितना डिग्री का कोण बना रही है 2 पाई। देखिए बेटा यहां से यहां तक कितना बनाया 90, यहां से यहां कितना बनाया 180, यहाँ पर कितना बनाया 270, यहाँ पर कितना बनाया 360, और 360 को कितना बोलते हैं 2 पाई। यानी जब एक समांतर होता है, जब 2 पाई यानी एक टी टाइम में जो दूरी तय करती है तरंग, वो कितना कालांतर हो जाता है 2 पाई का। 2t समय में कितना होगा 4 पाई का, 3t समय में कितना होगा 6 पाई में। इस प्रकार वेव हमारी लगातार आगे बढ़ सकती है। तो सेम फेज का मतलब होता है बेटा उस टाइम में उस तरंग का सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उस टाइम उस तरंग की सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, उस टाइम उस तरंग की सेम एक्सीलरेशन होना चाहिए। तो अब देखो बेटा कैसे समझेंगे। देखो मैं इस पोजीशन पे देखना चाहता हूँ बी एफ पर। देखो मेरा पोजीशन बेटा ये है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा, जो वेलोसिटी यहाँ पर होगी वो वेलोसिटी मेरी यहाँ पर होगी, जो एक्सीलरेशन मेरा यहाँ पर होगा, जो एक्सीलरेशन मेरा यहाँ पर भी होगा। तो इस प्रकार के पार्टिकल है वो किस में कहलाते हैं सेम फेज में कहलाते हैं। तो बेटा देखो सेम फेज जैसे मैंने कहा ए ई आई, ये क्या कहलाते हैं सेम फेज। अब आप कहोगे कि सर सी क्यों नहीं आया सेम पेज पर, ए ई आई क्यों आया, दूसरा आए बी और एफ, बी और एफ सेम पेज पर, ए के बाद ई सेम पेज पर, ई के बाद आई सेम पेज पर, सी और जी सेम पेज पर क्यों नहीं आए। तो ये आप ढूंढ के मुझे बताओगे कि जब ए यहाँ पर इतना डिग्री 0 डिग्री, यहाँ पर भी 0 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पर भी 0, ये भी 0, लेकिन ए और ई तो सेम पेज पर है और आई भी सेम पेज पर है, यानी एक एक पॉइंटों को छेड़कर सेम पेज पे आ रहे हैं, लेकिन सी और जी ये दोनों सेम पेज पर नहीं है। ऐसा क्यों? मैं आपको हिंट दे दूं कि सेम पेज वही होते हैं जिनके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जिनके सेम हो, वही पार्टिकल सेम पेज पर कहलाते हैं। अगर मैं बेटा इसी में अपोजिट फेज देखना चाहता हूं, इसमें कौन से देखना चाहता हूं मैं अपोजिट फेज देखना चाहता हूं, अगर मैं इसमें बेटा अपोजिट फेज देखना चाहता हूं तो अपोजिट फेज कौन कौन से होंगे देखो बेटा। इसका मतलब क्या होंगे, ऐसे पार्टिकल जिनकी डिस्टेंस कैसी हो अपोजिट हो, सेम स्पीड हो और सेम एक्सेलरेशन हो। तो इसका मतलब देखो अपोजिट फेज वाले कौन कौन से होंगे t/2, 3t/2 और 5t/2। ऐसे पार्टिकल क्या कहलाएंगे अपोजिट फेज। जैसे देखो बेटा ए, ये पार्टिकल कहां जा रहा है ऊपर को ओर जा रहा है, ये पार्टिकल कहां जा रहा है ऊपर को ओर जा रहा है। जब ये पार्टिकल मैक्सिमम गया वापस पार्टिकल कहां गिर रहा है नीचे की ओर गिर रहा है, यानी मैं सी पर देखूंगा तो पार्टिकल कहां गया नीचे की ओर गया। तो अपोजिट फेज में कौन सा आ जाएंगे ए एंड सी। अगले कौन सा आ जाएंगे बेटा ई और जी, यानी ये पार्टिकल अगेन कहां गया ऊपर की ओर, तो ये पार्टिकल जी कहां जा रहा है बेटा नीचे की ओर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अपोजिट पार्टिकल। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, हमने एक फेज देखा कब, जब उसकी पोजीशन को फिक्स किया तब हमने उसके पोजीशन को देखा कि कब पार्टिकल सेम फेज में थे, कब पार्टिकल अपोजिट फेज में थे। इसका मतलब जब कोई तरंग गति करती है तब तरंग में इतने सारे पार्टिकल होते हैं, जो बहुत सारे तो सेम फेज में होते हैं और बहुत सारे अपोजिट फेज में होते हैं। तो इस प्रकार तरंगों का यानी पार्टिकलों का एक कॉम्बिनेशन होकर एक तरंग बनती है। जैसे ही हम इस रस्सी को ऐसे हिलाते हैं बेटा, ऐसे हिलाते हैं रस्सी को ऐसे, तो देखते हैं कुछ पार्टिकल ऊपर की ओर, कुछ पार्टिकल नीचे की ओर, कुछ पार्टिकल ऊपर की ओर, कुछ पार्टिकल नीचे की ओर। तो इस प्रकार जो हमारी तरंग है उसमें कुछ पार्टिकल सेम फेज में होते हैं, कुछ पार्टिकल में अपोजिट फेज में होते हैं। वो कालांतर और द्वारा किसके द्वारा निकाल दी थी, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई/t इंटू डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि ये किस प्रकार हमने उनका कालांतर निकाला। यस हाँ भाई रोहित। हाँ बेटा आरती। हाँ भाई एवरीबॉडी, किसी को कोई दिक्कत? हाँ भाई हिमांशु, कहाँ गए लोग? चलो
आज की क्लास में अगर कोई किसी को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं उसको रिवाइज कर दूंगा, नेक्स्ट डे रिवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वापस टाइम लगता है बेटा। अभी मुझसे पूछ सकते हो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। आपने नोट डाउन कर लिया ये? ठीक है, किसी को किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो, जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया तो भी मुझे बता दीजिए, मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, या आप साथ साथ लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके फायदे के लिए होगी। हाँ भाई पूजा फौजदार, लड़कियों का कोई रेस्पॉन्स नहीं रहता है क्लास में, फोन करके सो जाती हैं। आरती बहुत देर में जागी हो। हाँ बेटा आरती, अच्छा चलो मैं डाल दूंगा। ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? बेटा ये किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ये, क्योंकि आपको पढ़ाना बहुत जरूरी था इस चीज को, इसलिए मैंने कहा। ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं आपको, जैसे मैसेज आया आपके पास वैसे ही मैसेज आएगा, है ना। कल शायद एक दो बच्चे मुझे फोन कर रहे थे, मैं कहीं बाहर था तो उनका अटेंड भी नहीं कर पाया था, मैं मैसेज ही किया था उनको कि आज क्लास नहीं है। तो मे भी मैं कोशिश करता हूँ कि अल्टरनेटिव आपकी क्लास अटेंड हो जाए, एक दिन छोड़कर एक दिन, तो उसको आप ध्यान रख लीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस तरह से पीडीएफ डालने में आपको ज्यादा बेटर लग रहा है कि पहले वाला जो पढ़ा रहे थे वो ज्यादा बेटर लग रहा है? पहले वाला ज्यादा सही है? बेटा मुझे दिक्कत तो उसमें इसलिए मैंने आज ये किया था कि मुझे क्या इसमें जैसे डायग्राम, जैसे मैं आपको अप्रगामी तरंग या ये बताऊंगा ना, तब ये क्या, ये डायग्राम बार बार बनाने पड़ेंगे, है ना। अब ये डायग्राम बार बार बनाता हूँ तो एक स्लाइड में एक बार ही बनेगा। अब जैसे मैं अगर इस स्लाइड को दिखाऊं तो इसके आधार पर तो ये पॉइंट लिए मैंने, ये पॉइंट इसी के आधार पर ले रहा हूँ ना, या मैं एंगल ले रहा हूँ तो इसी के आधार पर ले रहा हूँ। तो वो, इसलिए मैंने ये सोचा था कि ये पीडीएफ बना के पढ़ा दो, अगर कोई ऐसी चीज होगी जो ज्यादा दिक्कत नहीं करेगी तो मैं वैसे पढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने आपकी बार ये बनाई थी, क्योंकि ये डायग्राम इसमें बार बार बनेंगे, और मोबाइल की स्क्रीन में एक बार डायग्राम बनाने का मतलब है कि पूरी स्क्रीन भर जाती है, फिर वापस कैसे समझाऊंगा उस डायग्राम में कि मैं कौन से पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे फीडबैक ले रहा हूँ, आप मुझे जरूर व्हाट्सएप पे फीडबैक देंगे कि पहले वाला ज्यादा बेटर है कि ये वाला ज्यादा बेटर है। आप जिस तरह से मुझे बेटर बताओगे मैं उस हिसाब से चेंज कर लूंगा। ठीक है बेटा? क्या बेटा? नहीं, मुझे, मैं तो आपके हिसाब से चेंज कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं तो आपके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि आपको बेटर कौन सा लगे। हाँ वो मैं देख लूंगा, जैसे अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो उसकी मैं पीडीएफ बना लूंगा। बाकी आप तो ये देखिए कि आपको बेटर कौन सा लगा, वो बताना है आप दोनों को ना, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि दोनों में कौन सा बेटर लगा, वो मुझे बताना है ना बेटा। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आज की क्लास का यही एंड करते हैं।